हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने PYQs द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज़ में। और आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, सो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा एंड तक इस वीडियो को। आपका रिविजन भी हो जाएगा एक तरीके से, और यू विल बी एबल टू एनालाइज की हाउ एट विच लेवल यू आर, ओके। क्या लेवल है आपका, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपना शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, 20 PYQs मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। नेपोलियनिक वॉर्स है, ग्रीक स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस है, ट्रीटी ऑफ वेना है, स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर है। आप लोग चेक करके बताओ आपके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लिया। चलिए डिस्कस करते हैं ईयर्स, फिर देन डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेपोलियनिक वॉर्स की अगर हम बात करें तो आपका 1803 के अराउंड शुरू हो गए थे, या 1800 से आप बोल सकते हो शुरू हो गए थे, ओके। देन ट्रीटी ऑफ वेना, यू नो वेरी वेल, 1815, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में आपको पता है। देन अगेन ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 1832 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिनिश हुआ था, ठीक है। एंड देन स्लेव नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो 1905 में हमने देखा था, ऑटोमन एम्पायर में स्लेव नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स यू कैन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मीन्स सीक्वेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बैठ रहा है, मीन्स विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट, होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय यूरोपियंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबरर्स, ओके। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। कौन कौन से मेथड्स यूज करे थे यूरोपियंस ने रिक्रूट करने के लिए इंडेंचर्ड लेबरर्स को। तो कौन कौन से मेथड से, पहला एजेंट्स के थ्रू, रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स। किसके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, याद रखना है इसको, एजेंट्स के थ्रू। इंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन, स्मॉल कमीशन पे करते थे और एजेंट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ओके। नंबर 2, बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे वो एग्री कर दिया था, मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पुवर्टी, ओके, और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। मींस पुवर्टी से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, ओके। नेक्स्ट, एजेंट्स ने भी बोला भाई कि क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देंगे आपको, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of the work, living and working conditions। बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई माइग्रेंट्स को, तो इससे भी लोग अट्रैक्ट हो गए, इसके थ्रू भी इंडेंचर्ड लेबर्स काफी ज्यादा रिक्रूट हुए, यू कैन से। नेक्स्ट, migrants are not were not even told that they were to embark on a long sea voyage। उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि उनको लॉन्ग सी वोएज के थ्रू ट्रेवल करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, समटाइम्स एजेंट्स फोर्सफुली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। कुछ कभी कभी तो फोर्सफुली माइग्रेंट्स को भेजा गया, ठीक है, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, यू कैन से, ठीक है, वर्क करने के लिए एज एन इंडेंचर्ड लेबर, ओके। गॉट इट, होप सो क्लियर। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं, एजेंट्स के थ्रू, ओके, और एजेंट्स की फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू माइग्रेंट्स जो है अट्रैक्ट हो जाते थे, तो वो चले जाते थे वहाँ पे वर्क करने के लिए, या फिर पुवर्टी से बचने के लिए कुछ माइग्रेंट्स चले जाते थे, थर्ड पॉइंट, ओके। और इनको ये भी नहीं बताया जाता था लॉन्ग सी वॉइस के थ्रू उनको ट्रैवल करना है। तो कोई भी 2 पॉइंट्स, इफ यू विल राइट एनी 2 पॉइंट्स यू विल गेट फुल 2 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्मॉल पॉक्स प्रूव एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स इन द मिड 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी के टाइम पे स्मॉल पॉक्स जो एक डिजीज आई थी, वो एक कैसे पावरफुल वेपन प्रूव हुई स्पेनिश कॉन्करर्स के लिए, ठीक है, इन द मिड 16th सेंचुरी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स कंटिन्यू। स्मॉल पॉक्स जो है वो प्रूव हुई द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स इन द मिड 16th सेंचुरी। पहला पॉइंट, व्हाट यू हैव टू राइट, स्पेनिश कैरीड जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वो लेके आए थे अपने साथ ऑन देयर पर्सन, एंड अमेरिकन्स वर अफेक्टेड ड्यू टू देयर नो इम्यूनिटी। एंड अमेरिकन्स उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए, बैडली, एडवर्सली यू कैन से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम थी। और यही प्रूव हुआ
डेडली किलर, बहुत ही खतरनाक बीमारी, ठीक है। एक बार इंट्रोड्यूस हो गई, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर, ओके। मींस बहुत ही ज़्यादा ये तरीके से फैल चुकी थी बीमारी। स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड टू बी अ डेडली किलर, या आपको याद रखना है स्पेनिश कैरीड जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन देयर पर्सन, मतलब अपने साथ जो लोग आए थे वो उनके साथ वो बीमारी आई। मीन्स स्पेनिश पर्सन्स बॉट दिस डिजीज विद themselves and Americans affected badly or adversely due to their no immunity. These 2 points you have to remember. And number 3, smallpox killed and decimated whole communities. में आप simply आप इतना याद रख सकते हो कि smallpox killed whole communities or a lot of population you can say. That's it. ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट्स कोट कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एमसीक्यू, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वॉज द बेस ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम का बेस थे कौन से एस्पेक्ट्स इसमें से, तो इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो बेस थे वो इकोनॉमिक सिस्टम था, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस। कौन सा ट्रू नहीं है। शी वॉज नेम्ड मैरियाने, बिल्कुल सही है, आपको पता है मैरियाने ही नाम था, ठीक है, फीमेल एलिगरी का फ्रांस की। एंड जर्मनी की बता दो आप मुझे, जर्मनी की फीमेल एलिगरी का नाम क्या था, कमेंट में बताओगे आप लोग मुझे, ओके। फीमेल एलिगरी ऑफ जर्मनी, ठीक है। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नो, बिकॉज शी इज नॉट अ रियल पर्सन, राइट, रियल पर्सनैलिटी तो थी नहीं वो कोई, ठीक है। शी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, yes. Her images were marked on coins and stamps, yes, we have read in the previous video also कि हाँ भाई उनकी जो images थी वो coins और stamps पे mark करी गई थी। Now next question we are going to discuss about process of unification of Italy. Unification of Italy का process पढ़ेंगे। Then followed by that, how did French Revolution play an important role in creating the idea of nation in Europe? मैं already पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, repetitive question है, so I am not going to discuss again, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं, तो क्या प्रोसेस था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, क्या हुआ ना, सॉरी ये पॉइंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं तो इनको मैनेज कर लेना। 19th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, इटली पहले जो था डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में, और जिसमें से सिर्फ एक, इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से एक सैर्डिना पिडमॉन्ट, सैर्डिना पिडमॉन्ट 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली, जिसमें से एक सैर्डिना पिडमॉन्ट जो है वो रूल किया जाता था बाय एन इटालियन प्रिंस, किसके थ्रू, इटालियन प्रिंस के थ्रू, याद रखना ये बात, ओके। देन सेकंड, गिसिप मेज़िनी ने अपने एफर्ट्स लगाए इटली को यूनाइट करने के लिए, इटली को रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए, किसने एफर्ट्स लगाए अपने, गिसिप मेज़िनी ने। मैंने आपको ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी थी, जिसमें से एक सीक्रेट सोसाइटी का यहाँ पे नेम लिखा भी है, दूसरी सीक्रेट सोसाइटी आप मुझे बताओगे कि कौन सी इसने फॉर्म करी थी सीक्रेट सोसाइटी का नेम, ठीक है। यंग इटली बनाई थी गिसिप मेज़िनी ने, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ सैर्डिना पिडमॉन्ट ही रूल किया जाता था इटालियन प्रिंसली हाउस के थ्रू या फिर इटालियन प्रिंस के थ्रू, यू कैन से, ओके। काउंट कैवर जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कैवर सर ने हमारे, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए, आप चाहते हो और डिटेल में देखना तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। काउंट कैवर वाज द सीएम हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली, ठीक है। काउंट कैवर कौन था, सीएम था जिसने क्या बोलते हैं इस मूवमेंट को लीड करा था, तो लीडर कौन था इस मूवमेंट का, काउंट कैवर, मींस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली का लीडर काउंट कैवर। गिसिप मेज़िनी का भी इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाई इस गोल को अचीव करने के लिए। एंड नंबर 3, इटली को डिवाइड किया गया 7 स्टेट्स में, जिसमें से सैर्डिना पिडमॉन्ट ही एक ऐसा स्टेट था जो रूल किया जाता था इटालियन प्रिंसली हाउस के थ्रू। इज दैट क्लियर, ठीक है, उपसो याद हो गए होंगे तीनों पॉइंट्स। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गिसिप गैरिबल्डी। गिसिप गैरिबल्डी जो थे सॉरी, उन्होंने आर्म्ड वॉलेंटियर्स फॉर्म करे, ठीक है, गिसिप गैरिबल्डी ने आर्म्ड वॉलेंटियर्स फॉर्म करे। 1860 में उन्होंने साउथ इटली को मार्च करा एंड किंगडम्स ऑफ 2 सिसिल्स एंड सक्सीडेड इन ड्राइविंग आउट द स्पेनिश रूलर्स, मींस वहां से स्पेनिश रूलर्स को खदेड़ने में वो कामयाब रहे, ठीक है, क्लियर। सो 1860 में गिसिप गैरिबल्डी ने आर्म्ड वॉलेंटियर्स को प्रिपेयर करा था, दिस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड thoroughly, ओके। गिसिप गैरिबल्डी आर्म्ड वॉलेंटियर्स 1860, ओके, याद रखेंगे गिसिप गैरिबल्डी आर्म्ड वॉलेंटियर्स 1860, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। 1861 में विक्टर इनेमल सेकंड, फाइनली जब इटली यूनिफाइड हो गया
तो विक्टर इनेमल सेकंड को वहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिया गया, किंग बना दिया गया, यू कैन से। ओके, तो विक्टर इनेमल सेकंड 1861 में किंग बन गए यूनिफिकेशन ऑफ इटली के, मतलब यूनाइटेड इटली के, यू कैन से। ओके, यूनाइटेड इटली का किंग कौन बना था? विक्टर इनेमल सेकंड। कब बने थे सर? 1861 में। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑल यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली। ठीक है, next question, how the French Revolution play an important role in creating the idea of nation in Europe? This we have discussed. As I have told you, I am not repeating this question again. Next question है, match the following and choose the correct option. आपको match them करना है। लीडर विक्टर इनेमल सेकंड कहाँ के थे? अभी बताया मैंने आपको, कहाँ के थे विक्टर इनेमल सेकंड? विक्टर इनेमल सेकंड सीएम ऑफ इटली, यंग इटली मूवमेंट, कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसेल्स, प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो आई थिंक ए का 4 ऑप्शन आपको बताने में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस में। यस, ए का 4 ऑप्शन इज ओनली इन द ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी के साथ आज का जो PYQ सेशन है वो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने 6-7 क्वेश्चंस डिस्कस करें। ठीक है, होप सो आपको समझ में आए होंगे, और इस वीडियो को 1-2 बार आप और देख लोगे तो याद हो जाएगा। ये डेट्स मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियनिक वॉर्स, स्पेशली ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1832। यहाँ पर एक ट्रीटी बनी थी, कौन सी ट्रीटी बनी थी? ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा आज का, तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए मुझे कमेंट में। कौन सी ट्रीटी बनी थी 1832 में? देन ट्रीटी ऑफ वेना आपको पता है 1815, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्लैव नेशनलिज्म 1905। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का एक रूल था जो कि एक टेरिटरी पे रूल था, जो एक काफ़ी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। ठीक है, जो एक टेरिटरी ऐसी बन गई थी जहाँ पर काफ़ी जगह लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो टेरिटरी कौन सी थी? ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट का जोन बन गई थी, टेरिटरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यू कैन से, कन्फ्लिक्टेड एरिया। ठीक है, सॉरी, कन्फ्लिक्टेड एरिया कौन सा था? दैट यू हैव टू टेल। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर रूल करता था। ओके, जैसे के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आगे और PYQs डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल द रिमेनिंग PYQs ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।